हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो साथियों, हम क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण तक। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, और इन सबको स्टेप बाय स्टेप, और रासायनिक अपक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, उन सबको बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आपको बस पेशेंस बनाकर रखना है। ठीक है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, एक बात आपसे कहनी है, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है साथी, आप लाइक करते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि नहीं, हमारे स्टूडेंट एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा खुशी महसूस होती है। तो चलिए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब वह रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों में परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसे हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों की में परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में से प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया अभि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभिकारक से मिलकर उत्पाद बनते हैं। अभिकारक से मिलकर क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। इसे ही हम बोलते हैं समीकरण। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है Mg, मैग्नीशियम को प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बोलते हैं, MgO, यानी कि इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, और अभिक्रिया को जब हम अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे बोलते हैं समीकरण। यहाँ तक भी हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आपको दे दिया जाए अभिकारक Mg ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसे बोलते हैं, अब हम बोलेंगे ऐसे अपक्रिया को क्या बोलेंगे, कंकाली। क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे हमने एक देखिए लिखा है संतुलित, मतलब हमें क्या करना है, अभिकारकों और उत्पादों की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। तो चलिए बराबर करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। ऑक्सीजन को यहाँ 2 करने के लिए आप यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, आप हमेशा क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2MgO। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम भी 2 करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, हम 2 बढ़ा देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब इक्वेशन क्या हो गया है, संतुलित हो गया है, समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया। इसे ही हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और हम समझते हैं, एक और आपको हम समझाते हैं। जैसे लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या लेते हैं, NaOH को रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, NaCl। क्या बनाता है, NaCl और H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है।
उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब NaCl को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसे नमक भी कहते हैं, ठीक है। और H2O को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब समझ गए ना संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? मतलब अपचारकों और उत्पादों की संख्या अगर समान है तो उसे हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर समान नहीं है तो हम बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। तो आपको बस बिल्कुल घबराना नहीं है। अब बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के साथ हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं समीकरण क्या होता है, क्यों संतुलित करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने के लिए क्या होता है? परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो हम उसे बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि समीकरण संतुलित क्यों करते हैं। क्योंकि अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यह क्यों होता है? क्योंकि यह एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। अगर द्रव्यमान को न तो ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे इसका द्रव्यमान कुछ है MnO2 का, ये नष्ट नहीं होगा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाएगा? चेंज हो गया। MnCl2 हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड था और यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड था, यहाँ मैग्नीज क्लोराइड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में द्रव्यमान क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी साथियों। तो चलिए देखते हैं, अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्शन करके बना है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। हम क्या करेंगे? समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको समझने के लिए ऐसे लिखेंगे Mn 1 और यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे 1, H यहाँ 1 है 1 लिखेंगे, Cl यहाँ कितना है 1, मैग्नीज यहाँ कितना है 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 लिखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 1 लिखेंगे, क्लोरीन यहाँ कितना है 1 है 1 लिखेंगे। अब इधर हम आते हैं, मैग्नीज यहाँ कितना है 1 है, क्लोरीन यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ क्लोरीन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। पहले हम ऐसे लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं विकारक, राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है साथी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम क्या करते हैं? देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी अपचारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्लोरीन को बराबर करते हैं, एक एक को बराबर करते हुए चलते हैं। यहाँ क्लोरीन देखिए 2 और 2, यहाँ 2 है और यहाँ 2, कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। अब यहाँ क्लोरीन कितना है? 1 है। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए इसे ऐसे ऐसे लिख देंगे। इसे हम बैलेंस करने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा और क्लोरीन भी 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और क्लोरीन 4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है? उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इसे भी बैलेंस करने के लिए हम करेंगे 2, यहाँ क्या बढ़ाएंगे 2, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। जहाँ जहाँ बढ़ाएंगे ऊपर रिएक्शन में भी वैसे वैसे बढ़ाएंगे। पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ मैं देखिए, यहाँ 4 बढ़ाए हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे? 4, यहाँ 4 लिखें तो हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ 2 बढ़ाए हैं तो यहाँ भी बढ़ाएंगे 2, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीज 1 है। लगभग हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। हमारा क्या हो गया है? समीकरण संतुलित हो गया है। आप देख सकते हैं मैग्नीज
1, मैंगनीज उत्पाद में भी 1, क्लोरीन 4, 2 और 2 4, क्लोरीन यहाँ 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब हम बढ़ाए कहाँ कहाँ हैं, MnO2 प्लस ये था, बैलेंस करने के लिए यहाँ 4HCl लिखे हैं, एरो करेंगे। MnCl2 वैसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, Cl2 को वैसे ही लिख देंगे, प्लस H2O में 2 बढ़ाए हैं 2H2O है। यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। संतुलित किसी भी सूत्र को लिखने के, आणविक सूत्र या लिखने के लिए हम कुछ भौतिक अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कुछ भौतिक अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। चलिए उनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या होती हैं भौतिक अवस्थाएं। जैसे आपको कहीं दिया रहेगा, क्या रहेगा, दिया रहेगा कि जैसे Fe दिया है, Fe के साथ ऐसे यस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, यस लगा रहेगा। Fe के साथ क्या लगा रहेगा, यस। यस मतलब होता है सॉलिड। यस मतलब क्या होता है, सॉलिड। अगर किसी भी रासायनिक सूत्र के साथ यस लगा है, एल लगा है, जी लगा है, ए क्यू लगा है, तो उनका मतलब कुछ होता है। चलिए समझते हैं। अगर यस लगा है तो उसे बोलते हैं हम सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। अगर जी लगा है किसी के साथ, जैसे H2 हो गया, क्या हो गया, H2। अगर जी लगा है तो हम बोलेंगे गैस है। क्या है, गैस है। अगर H2 है, जल है, जल के साथ ही यल लगा है, क्या है, यल, तो हम बोलेंगे वो किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है। किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है। और अगर AQ लगा है तो बोलेंगे एक्वस। क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे, संतृप्त बोलेंगे। जैसे किसी के साथ जैसे HCl हो गया, इसे हम बोलेंगे एक्वस। अगर AQ लगा है तो इसे हम बोलेंगे एक्वस। क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे। अगर यस लगा है तो उसे हम बोलेंगे सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। अगर यल लगा है तो उसे हम बोलेंगे लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। अगर जी लगा है तो उसे हम बोलेंगे गैस है। इन भौतिक अवस्थाओं में पदार्थों को लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको घबराना नहीं है। अगर आपको कहीं Cl दिख जाए, यल दिख जाए, तो आपको अरे ये क्या हो गया, यल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। यल का मतलब होता है वो लिक्विड अवस्था में है। यल का मतलब होता है वह लिक्विड अवस्था में है। जी का मतलब है वह गैस अवस्था में है। और एक क्यू का मतलब है वह एक्वस यानी कि संतृप्त अवस्था में है। और यस का मतलब है वह सॉलिड अवस्था में है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम दूसरा समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। दूसरा, आपको इसमें अगर कोई डाउट्स होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे आपको लिखना है। Fe 1 है, Fe 1 है, H यहाँ कितना है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है। आपको ऐसे ही लिख देना है और ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद इधर लिखेंगे, Fe कितना है, 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 4 लिखेंगे। इसे भी हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और H2 यहाँ H कितना है, यहाँ 2 है। ये जो H2 है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 गैस की अवस्था में। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अगर यहाँ G लिख दिया है तो मतलब वो गैस की अवस्था में, गैस हमेशा ऊपर जाता है, इसलिए हम तीर के द्वारा ऊपर को दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए अभिकारक में Fe यानी कि बाएं साइड, तीर के बाएं साइड देखिए Fe कितना है, 1 है। दाएं साइड यानी कि उत्पाद में Fe कितना है, फेरस यानी कि लोहा कितना है, 3 है। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3Fe। क्या हो जाएगा साथियों, 3Fe। जहाँ जहाँ आप बढ़ाएंगे उसे वैसे लिखते हुए चलेंगे। 3 बढ़ाएं 3Fe। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करने के लिए, 4 करने के लिए यहाँ इसमें 4 का गुणा करेंगे। अगर इसमें 4 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ हम 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4H2O। ठीक है, अब एरो बनाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया, लोहा 3 यानी कि फेरस 3 हो गया, फेरस 3 हो गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है। हाइड्रोजन कितना है, 8 है। और उत्पाद में हाइड्रोजनों की संख्या 2 है। इसे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 4। तो इसे हम सेम लिख देंगे, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन में 4 बढ़ाए हैं तो हो जाएगा 4H2O। इसे गैस के रूप में होता है तो जी लिख के इसे ऊपर दिखा देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समीकरण को संतुलित करना है, कुछ नहीं है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा।
आप बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। Ca एक है, एक लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, एक है, एक। दो है, दो लिखेंगे। बाहर ब्रैकेट के अंदर जितना भी रहेगा सब में मल्टीपल होगा। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, दो है, दो लिखेंगे। सी कितना है, एक लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, दो लिखेंगे। इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब क्या रकम हो गया। अब उत्पादों को भी लिखेंगे। Ca कितना है, एक है। कार्बन कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, तीन है। बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखेंगे। H कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। इसे भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, एक एक कोई क्वेश्चन को, एक एक तत्व को बराबर करते हुए, परमाणु को बराबर करते हुए चलते हैं। जैसे कैल्शियम यहाँ देखिए एक है, कैल्शियम यहाँ देखिए, कैल्शियम में कोई छिड़कानी आपको नहीं करनी है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, दो और दो चार। ऑक्सीजन कितने हैं, चार है। ऑक्सीजन तीन, एक और चार है। ऑक्सीजन कितने हैं, चार है। आपको कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, दो है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, दो है। कार्बन यहाँ कितना है, एक है। कार्बन यहाँ कितना है, एक है। तो आपको देखिए समीकरण संतुलित है। समीकरण क्या है, संतुलित है। ये समीकरण क्या है, संतुलित है। साथियों, आपको कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, बस आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया जाएगा, तो आप नंबर बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पहले देखना है सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है आपको आंसर कॉपी में। ठीक है, बस। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर एक टाइप्स को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए बहुत अच्छे से चलेंगे। हर एक टाइप अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आपकी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विस्थापन अपक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, संयोजन अपक्रिया क्या है। और ऑप्शनल में आपसे कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, कोई रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह कैसी रासायनिक समीकरण है, विस्थापन रासायनिक समीकरण है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है कि वियोजन अपक्रिया है, द्विस्थापन अपक्रिया है। तो आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है रासायनिक अपक्रियाओं प्रकार में। पहला हेडिंग है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को हम बोलते हैं, संयोज मतलब योगात्मक अपक्रिया भी हम इसे कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। अगर आपको कहीं दे दिया जाए योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, संयोजन अपक्रिया को ही हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। जैसे सल्फर दे दिया जाए और यस लिख दिया जाए। यस मतलब अभी हमने बताया भौतिक अवस्था यानी कि सॉलिड अवस्था में है यस। प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, यस O2 यहाँ लिख दिया जाए गैस। क्या लिख दीजिए, गैस। तो हम इसे प्राप्त करेंगे SO2। क्या प्राप्त करेंगे, SO2। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है, इसलिए जी लिखेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की दिक्कत नहीं है। अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम मान लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में जलाने पर क्या बनता है, जल। मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस H2 को, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, H2O। अब यहाँ देखिए बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। H2O क्या है, लिक्विड है, इसे हम लिखेंगे L। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन इधर एक है, इधर दो है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दो को बढ़ाएंगे। यहाँ दो बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन चार हो गया। यहाँ भी बैलेंस करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, दो को बढ़ा देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। यह सॉलिड अवस्था में होता है। प्लस रिएक्शन कराता है जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ। जल किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। एरो ना, एरो।
अब क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम एक्यू के रूप में लिखते हैं, एक्वस के रूप में है। किसके रूप में है? एक्वस। प्लस कुछ हीट, प्लस कुछ हीट क्या होगी? जनरेट होगी, निकलेगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, यह बुझा हुआ चूना से सूत्र है या बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। संयोजन या योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विस्थापन अपक्रिया। क्या है? विस्थापन अपक्रिया। दूसरा है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? वे अपक्रिया जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा, कम क्रियाशील को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे जिंक, जैसे जिंक हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4। अब जिंक किस अवस्था में रहेगा? जिंक हमेशा सॉलिड अवस्था में रहेगा, जिंक क्योंकि धातु है। ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस के रूप में रहेगा। हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ये भी किस रूप में रहेगा? एक्वस के रूप में रहेगा। प्लस कॉपर मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर निकल जाएगा। कॉपर किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में, क्योंकि यह धातु है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आएगा। जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है। किससे अधिक क्रियाशील तत्व है? कॉपर से। किससे अधिक क्रियाशील तत्व है? कॉपर से। इसलिए जिंक क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना देता है। क्या बना देता है? जिंक सल्फेट। एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, आप उम्मीद करते हैं आपको उससे समझ में आ जाएगा। जैसे हम मेथेन लेते हैं, मेथेन CH4 Cl2 यानी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं। CH4 क्या होता है? गैस होता है, मेथेन गैस होता है। Cl2 ये भी क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, अब Cl2 साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह H को क्या करेगा? एक H को विस्थापित कर देगा। क्यों विस्थापित करेगा? क्योंकि Cl जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है, किससे? हाइड्रोजन से। तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख देंगे CH3Cl प्लस HCl को निकाल देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड निकाल देगा। इसे हम बोलते हैं मिथिल क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? मिथिल क्लोराइड। मिथिल और इथिल मतलब होता है अगर CH3 C2 रूप में है तो उसे हम बोलते हैं मिथिल या मेथेन। इसे बोलते हैं मेथेन गैस। क्या बोलते हैं? मेथेन गैस बोलते हैं। ठीक है साथी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है साथी, अब उत्क्रमणीय अपक्रिया को एग्जाम्पल के साथ चलिए समझते हैं क्या होता है उत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे उत्क्रमणीय अपक्रिया हो गया PCl5। उत्क्रमणीय अपक्रिया हो गया PCl5। जब PCl5 को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह टूटेगा PCl3 में प्लस Cl2 के रूप में। ठीक है, इस रूप में टूट जाएगा। इसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब दोनों दिशाओं में हो सकता है। इसका मतलब है उत्क्रमणीय चिन्ह एक ओर से जाएगा, फिर इसे हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर पुनः यही प्राप्त हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। एक और हम समझते हैं, जैसे N2 को, नाइट्रोजन गैस को प्लस H2 के साथ हीट कराते हैं, H2 के साथ हीट कराते हैं तो प्राप्त होता है NH3। क्या प्राप्त होता है? NH3। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लिखेंगे, अच्छा हो जाएगा। यहाँ 2 लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया? NH3, जिसे बोलते हैं अमोनिया गैस। क्या बोलते हैं साथी? अमोनिया गैस भी बोलते हैं NH3 को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम समझते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है? वह अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। वह अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम सोडियम को, जैसे हम सोडियम को किसके साथ क्रिया कराते हैं? जल के साथ, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या निकलता है? गैस, H2 गैस के रूप में निर्मुक्त होता है, निकलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण को बैलेंस करेंगे। समीकरण को बैलेंस करने के लिए देखिए, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 1 3 है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 करेंगे। क्या करेंगे?
4, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन 1, यहाँ भी बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 कर देंगे और सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोई और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं अनुत्क्रमणीय क्रिया का, जैसे NaCl हो गया, NaCl हो गया, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। NaCl नमक, सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम NO3, सोडियम नाइट्रेट, क्या प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सिल्वर क्या करता है, इसे क्या करता है, NaC को विस्थापित करके AgCl बनाता है और यहाँ ये आ जाता है। क्यों विस्थापित करता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व होता है, कम क्रियाशील तत्व होता है सोडियम से क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व होता है Ag, तो सोडियम Ag को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो सोडियम Ag को विस्थापित करके सोडियम नाइट्रेट बनाता है प्लस AgCl रिएक्शन। अब सर ये कैसे पता चलेगा कम क्रियाशील तत्व होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है, एक इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है मतलब HG है आप, AgAu PV। ठीक है, यही इसका क्या है, क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। जो तत्व जितना ऊपर है वो उतना ही रिएक्टिव है, उतना ही क्रियाशील तत्व है। ठीक है साथी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर तत्व हैं सब क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वो नीचे वाले को क्या करेंगे, हमेशा विस्थापित करेंगे। देखिए Ag यहाँ है, Ag नीचे है और सोडियम यहाँ ऊपर है, क्या करेगा, Ag को विस्थापित कर दे रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व है। किससे अधिक क्रियाशील तत्व है, हमेशा सिल्वर से। किससे, सिल्वर से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वियोजन अपक्रिया। क्या है, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो चलिए समझते हैं। वियोजन अपक्रिया वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। वियोजन मतलब सरल अणुओं में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा, उसे हम बोलेंगे वियोजन अपक्रिया। ठीक है, अब वियोजन अपक्रिया को उदाहरण के साथ समझते हैं। वियोजन अपक्रिया को उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे PCl5, यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। यह कैसी अपक्रिया होती है, यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, वियोजन अपक्रिया। जैसे PCl5 हमेशा टूटेगा तो क्या बनेगा, PCl3 + Cl2। वियोजन अपक्रिया कैसी है, यह वह उत्क्रमणीय अपक्रिया, यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अगर अपक्रिया कैसी अपक्रिया होती है तो आपको बताना है कैसी अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा, किस में टूटेगा, वो सारी उत्क्रमणीय है तो आपको डबल तीर दिखाना है, टूटेगा H2 + I2 में। किसमें टूटेगा, H2 + I2 में। बैलेंस करने के लिए तो लगा देंगे। ऐसे NH4Cl होता है, नवसादर जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं नवसादर। NH4Cl को क्या बोलते हैं, नवसादर। इसे बोलते हैं NH3 + SCl। ठीक है, अमोनिया बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, टूटता है। ठीक है, NH4 को नवसादर बोलते हैं, अमोनियम टूटता है, HCl टूटता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मेरे हौसले के रूप में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब, यदि आप वीडियो में नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सपोर्ट के रूप में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही इसके कुछ बचे हुए टॉपिक के साथ। तब जय हिंद, जय भारत।